पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एथिस्ट व्यक्ति है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो गंदा व्यक्ति नहीं हो सकता, वो चोर नहीं हो सकता। एथिस्ट व्यक्ति भी हो सकता है। भारत के संविधान में राष्ट्रीय सेवा नाम की एक चीज है, जहाँ पे वो कहता है कि आप जब भारत अपने देश के नागरिकों से विशेष या फिर राष्ट्रीय जो सेवा है वो मांगेगा, तब जाति, वर्ण, जन्म स्थान और कुछ एक या दो चीजें थी, पर वहाँ लिंग नहीं लिखा है। मतलब सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि लड़के तैयार रहो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तब वो यहाँ तो समानता नहीं आती। क्या होता अगर धर्म नहीं होता, या फिर धर्म या फिर आइडियोलॉजी या फिर कोई विचारधारा या फिर कोई सुपरस्टिशन के जरिए हमने ग्रुप्स बनाए, किसी एक व्यक्ति को, गांव के किसी एक व्यक्ति को हमने मान लिया कि भाई इसको बहुत ज्ञान है, हमने उसको प्रधान बना दिया और उसके कहने पर चलने लग गए। उसने एक किताब पकड़ा दी हमारे हाथ में लाकर, ये आपके हाथ में किताब है, आप इसके साथ चलोगे। तो ये हुआ है। हाँ, मैंने चाइना का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो तो वोट वगैरह कराते नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं अपना एक क्या कहते हैं, एक रोड बना के। हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी, पर शायद हम कहीं पे पीछे छूट रहे हैं। अरे भाई, अगर 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 वो तानाशाही है तो ये ना चाइना ऐसी, तो हमारे इंडिया में तानाशाही आ जाए, मैं तो कहूँ उसको दर्शकों को नमस्ते। हमारे साथ आज दीपक जी जुड़े हैं। दीपक जी, दीपक डायलॉग्स आपने शायद देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनका चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। दीपक जी कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया। सौम्य भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अम, आपके कुछ वीडियोस मैंने जितने देखे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ मोटा मोटी तौर पे, क्या आप एथीज्म के थोड़े पक्ष में हैं? 100% कह सकते हो, थोड़ा नहीं। आप चलिए। 100% कह सकते हो कि हाँ, मैं एथिज्म के, मतलब एथिज्म के पक्ष में हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एथिज्म जो है मेरे को वो बेहतर लगता है बजाय और किसी भी विचारधारा के। ओके, चलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डीप में जाने की कोशिश करेंगे। आपने ये एक चीज बताई कि बेहतर लगता है कि धार्मिक बनने से एथीज्म आपको बेहतर लगता है, किन आंकड़ों में या फिर किन चीजों में? एथिज्म को लेकर मुझे लगता है कि देखो, कई सारी आइडियोलॉजीज हैं। जैसे कि हम बात करें, कोई व्यक्ति थीस्ट है, कोई एथीस्ट है, फिर कोई एग्नोस्टिक है, या फिर इससे अलग भी शायद कोई ना कोई टर्म ज़रूर होगा। अगर मुझे नहीं पता है तो बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई टर्म ज़रूर होगा। तो एथिज्म मुझको इसलिए ज़्यादा बेहतर लगता है कि वो आपको, फॉर एग्जांपल, कि अगर आप एग्नोस्टिक है तो एग्नोस्टिक होने से पहले भी आपको एथिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मैंने कई सारे लोगों को ये वाला सवाल कहते हुए सुना है कि भाई जो एग्नोस्टिक हैं, एग्नोस्टिक लोग वो होते हैं, वो लोग वो सवाल करते हैं, वो जानना चाहते हैं ईश्वर को, है ना, और वो फाइंड आउट करना चाहते हैं क्वेश्चन। जब कोई एग्नोस्टिक व्यक्ति ये वाली बात बोल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं फिर लोगों को ऐसा लगता है कि जो एथिज्म है या फिर जो एथिस्ट व्यक्ति है वो फाइंड आउट नहीं करना चाहता है। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी मेरे को लगता है। जबकि एथिज्म जो मेरे को विचारधारा है, वो मेरे को इसलिए ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि वो तुम्हें ऑप्शंस देती है तुम्हारे आसपास हो रही हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की, धार्मिक चीज़ों को। तुम्हें ये नहीं देखना है कि भगवान है या नहीं है, उससे पहले केवल एथिज्म सिर्फ मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल एथिज्म सिर्फ भगवान की बातों को लेकर कवर नहीं करता कि ईश्वर है या नहीं है, उसके फाइंड आउट को, उसके फाइंडिंग को लेकर डिस्कवर नहीं करता है। एथिज्म उस प्रकार की हर विचारधारा के खिलाफ बात करता है जो कि सोसाइटी में फैले सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, भेदभाव जैसी स्थितियों को अगेंस्ट में रहते हैं। तो इसलिए मेरे को एथिज्म जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है बजाय एग्नोस्टिक के। या फिर थीस्ट तो डेफिनेटली कोई है ही नहीं, मतलब मैं हूँ ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा मुझे बेहतर ऑप्शन लगता है, क्योंकि एग्नोस्टिक की हम बात करें तो एग्नोस्टिक सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के होने ना होने की बात तक तो मुझे लगता है, लेकिन अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एथिज्म अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर अप कर पाता है। ओके, क्योंकि हम शायद आपने भी देखा होगा कि रिचर्ड डॉकिंस ने एक बार कहा था कि एग्नोस्टिक हो या फिर एथेइस्ट हो या फिर थेइस्ट हो, एक ऐसी धारा में चलती है। वो कहता है कि हाँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन मुझे लगता है ईश्वर के होने के आसार बहुत 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 ही कम है। हो सकता है ऐसा कोई चीज़ हो जो मुझे नहीं पता हो, वो रिचर्ड डॉकिंस कह रहे थे।
और हो सकता है हो, लेकिन मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ वो शायद उसे टी पॉट या ऐसा कुछ कह रहे थे कि हो सकता है कि मार्स और जुपिटर के बीच कोई टी पॉट तैर रहा हो, लेकिन हो सकता है। पर आपको क्या लगता है इसकी संभावना कितनी है? तो आप बिल्कुल एथेइस्ट है, मतलब कि आपको बिल्कुल श्योर है कि भगवान या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं देखो, सवाल ये बनता है कि आप मुझे अब एथिस्ट की डेफिनेशन में कवर करोगे नहीं करोगे, मेरे को इस बात से तो बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता नहीं कोई इशू है, ठीक है। कि अगर मैं अपने आप को एथिस्ट ना कहूँ, अगर मैं एक डेफिनेशन दे दूं कि भाई मैं एज ए दीपक डायलॉग्स, एज ए दीपक कुमार, मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ जो कि इस बात पर बिल्कुल कतई भरोसा नहीं करता है कि किसी ईश्वर ने इस यूनिवर्स को बनाया होगा। मेरे को किसी भी सुपरस्टिशन, किसी भी सुपर नेचुरल पावर पर कोई भरोसा नहीं होना है। भरोसा नहीं है, नहीं कि मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आई एम डैम श्योर। इसके लिए मैं श्योर हूँ, मतलब मैं ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं श्योर हूँ कि नहीं है। लेकिन साथ ही मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स का अस्तित्व में कैसे आया, और इस हमारी दुनिया में हो रही जितनी भी घटनाएं हैं वो काम कैसे करती हैं, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं उन सारी कुरीतियों को, उन सारे अंधविश्वास, भेदभाव और सुपरस्टिशन को मैं बाईपास करता हूँ जो हम आज धर्म में देखते हैं। और मैं नहीं मानता कि किसी भी इंसान रूपी या फिर किसी भी रूप में ईश्वर ने इस यूनिवर्स को बनाया होगा। आई एम डैम श्योर, इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ। तो मैं फिलहाल एज एन एथिस्ट के तौर पर आपको बता रहा हूँ, आगे हम बात करेंगे तो शायद और भी बात कर पाएंगे। जी, जी। एक चीज़ है, जैसे कि आपने बताया कि आप कुरीतियों के खिलाफ हैं और अ, ये जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना या फिर कैसे काम करता है। वैसे हरारी जी ने अपने किताब में अच्छी तरह लिखा था कि जो लोग कुरीतियाँ फैलाते हैं, वो हवाला देंगे कि जो कॉस्मिक गॉड है कि देखो, ये जो ब्रह्मांड है कितना विचित्र है, कैसे ये नियम लागू होते हैं, तो आपको कभी आश्चर्य नहीं होता? लोग बोलते हैं, हाँ, आश्चर्य तो होता है। तो अब एक काम कीजिए, आप पीला कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, आप गुलाबी टोपी पहनेंगे, ये पहनेंगे, आप ये नहीं करेंगे। बोले भाई 1 मिनट, 1 मिनट। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ब्रह्मांड कितना आश्चर्यजनक है, तो इससे पर्सनल गॉड पे अचानक जंप क्यों मारा आपने? तो अ, पर्सनल गॉड पे तो हम शायद कोई भी बुद्धि रखने वाले कोई भी इतना समझते हैं कि हाँ, ये एग्ज़िस्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आपको शायद एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके इलाके में अगर हर जगह सीसीटीवी कैमरा हो तो सबसे बढ़िया, कोई बदमाशी नहीं करेगा, मतलब बहुत कम हो जाएंगे। सबसे खराब कब होगा? जब सीसीटीवी कैमरा रहेगा ही नहीं, तब तो किसी के विवेक को थोड़ा आ गया तो खराब काम का नहीं करेंगे, वरना करेंगे। लेकिन बीच में एक चीज है, देखिए दीपक, आप जैसे सोचिए कि अब एक इलाका है जहाँ पे लिखा यह हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरा के अंडर हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा है नहीं। ऐसी हाँ, जगह को कैसे देखते हैं आप? ये अपना एग्जाम्पल काफ़ी सही दिया है। मतलब हम ये वाली बात कहें कि भाई गॉड को लेकर कि गॉड यहाँ पर है लेकिन गॉड नहीं है क्योंकि मैं दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके डर से एटलीस्ट, हाँ ये तो है कि एटलीस्ट जो लोग कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, कुछ नहीं क्या, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी शायद आस्तिक लोग हैं जो कि भगवान में भरोसा करते हैं, उन्होंने किसी ने भगवान नहीं देखा, बस सबके कान में एक बात कह दी गई है। जैसे ही आपने बताया कि यू आर अंडर सर्विलेंस, इस प्रकार से यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ गॉड, समथिंग लाइक दैट। और वो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा हमें देखने को फ्रिक्वेंटली मिलता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए क्राइम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि कोई ईश्वर है जो कि उनको उनके मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद उनको सजा देगा। यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो किसी भी क्राइम को करने से पहले या फिर किसी भी गलत काम को करने से पहले वो ईश्वर की दुहाई की वजह से अपने आप को उस गलत काम को करने से रोक लेते हैं। तो इस चीज़ का मुझे लगता है कि मैं इसको फायदा और नुकसान दोनों तरह से नहीं देखता हूँ। मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि हम ईश्वर के डर की वजह से बहुत सारे काम नहीं करते हैं कि ऊपर वालों को जवाब देना है। आदमी कोई भी गलत काम करता है कि नहीं यार ऊपर वाले को जवाब देना है, वो जवाब उसको देना है, इस बात के डर की वजह से बहुत सारे गलत काम नहीं करता है। बाकी करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं करप्शन करूँ, वो चाहता है कि मैं किसी की बहन बेटी को छेड़ूँ, वो चाहता है कि वो सारे सती प्रथा को आज भी लागू कर दें। वो चाहते हैं कि हम बुर्खा, क्या हम तो सारे जितने भी वो हैं महिला विरोधी जितने भी हर धर्म के अंदर
रेट्स और रिचुअल्स रहे हैं, हम सब कुछ अप्लाई कर दें और एक्सट्रीम तरीके से कर दें, अगर ये डेमोक्रेसी जैसी व्यवस्था ना होती तो शायद वही हाल होता, ऑन द नेम ऑफ गॉड। तो ये है कि हाँ, गॉड के नाम की वजह से बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि लोग अपने अंदर की बहुत सारी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, अपने अंदर चल रही बहुत सारी घटनाओं को वो नहीं करते हैं। मैं ये करने वाला हूँ, बट भगवान का डर है कि यार मैं परवाह नहीं है। तो ये तो है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि थोड़े कुछ तो फायदे हो जाते हैं। चलिए, जो पर्सनल गॉड है, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत सच बात है कि मैं इस बात को बिल्कुल कभी डिनाई नहीं करता हूँ कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धर्म से संगठित होने के लिए थोड़ा बहुत फायदा मिला है। लेकिन मैं उसको फायदे को, बहुत सारे लोग इस बात का एग्जांपल देते भी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर धर्म नहीं होता तो शायद लोग तब भी कभी ना कभी किसी न किसी मेथड के जरिए वो भी संगठित हो ही जाते। आज भले ही धर्म के नाम पर हो रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, या फिर अगर ये नहीं होते तो कोई ना कोई तरीका ऐसा होता कि लोग संगठित हो ही जाते। हाँ, लेकिन वी कैन से कि भाई धर्म की वजह से हम लोग संगठित हो पाए, थोड़ा बहुत हमको कुछ, धर्म ने हमको कुछ फायदा दिया है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता हूँ। आ, हाँ, कोई भी चीज़ों के थ्रू कुछ तो लाभ होंगे, वरना उन्हें अपनाते भी क्यों। वैसे पर्सनल गॉड पे आए, अगर हम देखें कि ऐसा कोई समाज है जो चाहता है कि ये सारे रूल लागू हों, तो वो पीछे किसी भगवान का नाम लगा सकता है कि वो चाहते हैं या फिर उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मत करो। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें कि जो भारत का जो संविधान है, वो भी तो, हाँ, वो एक चीज़ है, वो एक फ़र्क है कि संविधान को अमेंड किया जा सकता है। पर वो भी तो ऐसी एक चीज़ है कि उसमें अगर आप विश्वास रखें तो वो है, अगर विश्वास ना रखें तो नहीं है। हाँ, ये बात है, लेकिन हम किसी भी देश के संविधान को, और धार्मिक ग्रंथ को हम उस प्रकार से नहीं देख सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ कुछ गिने चुने हुए सुपीरियर, सो कॉल्ड सुपीरियर लोगों के द्वारा थोपा गया एक एक व्यवस्था थी। जैसे कि हम बात करें, मेरे पीछे रखी हुई शायद मनुस्मृति, अगर आप ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था थी जो कि कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों के द्वारा थोपी गई भारत के दलितों, वंचितों और शूद्र और महिलाओं के ऊपर। हम इसका कंपैरिजन उससे नहीं कर सकते हैं कि जो एक संविधान, एक डेमोक्रेटिक, एक वोटिंग के जरिए सबकी सहमति के साथ आया गया है। मुझे लगता है कि हम उसको उस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और बात रही कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड ये बात भी बिल्कुल सच है कि भाई, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर थे जो भारत के संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इस बात को, वो इसको इस बात को कोट करते हैं, और वो इस बात को कोट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात लागू सिर्फ भारत के संविधान के लिए होती है। ये दुनिया के हर देश के लिए ये बात लागू होती है कि भाई, अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो चलाने वाले लोग हैं, अगर उसको सही से चलाएंगे तो डेफिनेटली बेहतर साबित होता है सोसाइटी के लिए। अगर चलाने वाले गलत होंगे, वो कितना ही अच्छा किसी के अंदर आर्टिकल या फिर कोई ना कोई आईपीसी या सीआरपीसी या फिर जो भी कानून होते हैं, कितने बढ़िया क्यों ना हो, वो गलत साबित होंगे अगर उसको चलाने वाला गलत होगा। तो ये बात है। और दूसरा, मुझे ये बात थोड़ी जमती नहीं है कि हम ऐसे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि बोलते हैं कि संविधान जो है, संविधान भी तो देखो एक धर्म है जो पूरे देश को जोड़े रखा है। नहीं, संविधान धर्म नहीं है। संविधान सजा देता है, संविधान काम करता है, संविधान में कोई भगवान नहीं है। संविधान को पता है कि कैसे, अगर कोई क्राइम करेगा, किसी के अधिकारों का हनन करेगा, तो उसको क्या सजा देनी है, किसके क्या राइट्स हैं, और सभी को इक्वल राइट्स देने का जो काम एटलीस्ट हमारे भारत का संविधान करता है, वो शायद मुझे लगता ही नहीं है कि कोई भी ग्रंथ करता होगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा है। ओके, मैं एक दूसरे चीज़ पे जाना चाहता था, पर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि सबको एक दृष्टि से देखना। बाकी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यार दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय सेवा नाम की एक चीज़ है, जहाँ पे वो कहता है कि आप जब भारत अपने देश नाम मतलब देश के नागरिकों से विशेष या फिर राष्ट्रीय जो सेवा है वो मांगेगा, तब जाति, वर्ण, जन्म स्थान और कुछ एक या दो चीजें थी, पर वहां लिंग नहीं लिखा है। मतलब सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि लड़के तैयार रहो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।
तब वो यहाँ तो समानता नहीं आती। नहीं, ये आप किस आर्टिकल की बात कर रहे छोड़ ही देता हूँ, हैं? आप मतलब बताइए। कहाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, वहाँ पे राष्ट्रीय सेवा में मतलब जो भी कभी आपत्ति आ जाए तो वहाँ लिखा गया कि देश अपने नागरिकों से ये कर सकता है कि हमारी मदद कीजिए, देश की, देश खतरे में है। तो वहाँ पे वो जिन नागरिकों को बुलाएंगे वो जाति देख के नहीं बुलाएंगे, धर्म देख के नहीं बुलाएंगे, जन्म स्थान देख के भी नहीं बुलाएंगे कि तमिलनाडु के लोग आ जाओ, केरला के लोग मत आओ। वो कह सकते हैं लेकिन लिंग भेद करेंगे वहाँ पे कि लड़के आ जाओ। तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि लड़के आ जाओ? लड़के नहीं आ जाओ, आपको मतलब देखिए कुछ हाँ, चीजें तो ऐसी होती है। मैं आपको मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ। देखो, आपने आपको भारत के संविधान में ये बात कहाँ पर मेंशन की हुई है मुझे नहीं मालूम है। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो पहली बात तो मैं इस बात से पूरा डाउट हूँ मेरे को कि ये ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। लेकिन नहीं अगर है, ऐसा कुछ है। है भी तो नहीं, थोड़ा देखना तो पड़ेगा, एक उसका मिनट। उसका क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है वो मुझे मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं उसके ऊपर क्या ही कमेंट करूंगा। लेकिन बात करें उसमें ऐसी बहुत सारी संविधान के अंदर चीज़ें हैं जो कि नहीं लिखी हुई हैं। संविधान के अंदर तो हमारे देश के संविधान में तो शायद ऐसा भी कुछ नहीं लिखा होगा कि तुम्हें सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपने खुद के सिविक सेंस के जरिए हम करते हैं। आप कहो तो मेरे पास एक किताब है भारत के संविधान की, ये रहा। आप मुझे बता सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है? ओके, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ, मुझे धारा ठीक याद नहीं। नहीं, बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, बट मेरे को इस बात पे डाउट है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा। और दूसरी बात, अगर महिलाओं की बात है तो भारत के संविधान का एक अलग पूरा का हिस्सा है जिसको हम हिंदू कोड बिल बोलते हैं, कि जिस प्रकार से और मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो खासकर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को राइट्स दिलवाने के लिए वो काम करते हैं। वो सब वो भारत के संविधान का वो हिस्सा है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि अलग से चर्चा की जा सकती है। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब मैंने नहीं पढ़ा तो मैं उसके ऊपर क्या ही बोलूंगा ज़्यादा। नहीं, वो वैसे कुछ भी नहीं, मतलब कि वो अगर कभी जरूरत पड़े, मान लीजिए एक बाढ़ आ जाए कहीं पे, या फिर विरोधी किसी देश ने आक्रमण कर दिया, तो अगर भारत की सेना फेल करती है, क्योंकि यूक्रेन में कर चुकी थे, तो कुछ नागरिकों से भारत का संविधान मदद मांग सकता है कि आप हमारी मदद कीजिए। और कुछ नहीं, मतलब बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये चीज सही है, तो क्या आप इस बात के समर्थन में है बस खुद सिर्फ लड़कों को बुलाना चाहिए, लड़कियों की इस बात की छोड़ देनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं पहली बात तो मैं ये भी नहीं मानूंगा कि ये बात सही है। मैं इस बात पे मुझको पूरा डाउट है। और मुझे हमारे देश के जितने भी संविधान निर्माता रहे हैं, जितने भी जिन भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का सहयोग रहा है, मुझको इस बात का पूरा मतलब ट्रस्ट है उन लोगों पे कि भाई उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया होगा। और अगर ऐसा कुछ है तो वो कंडेमेबल है, और उसको गलत कहा जाना चाहिए, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें अमेंडमेंट करके वो चीज़ें ऐड कर देनी चाहिए। बाकी अब अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो प्रैक्टिकल में तो भारत के संविधान में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी, जब हम लागू करने की बात करते हैं कि भाई उसमें ऐसा कुछ भी हम रियल लाइफ में या फिर देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ऐसा तो हमें देखने को मिलता भी नहीं है। हमारे देश के आर्म फोर्सेस के अंदर और हर तरह की फोर्सेस में आज महिलाएं उतने ही आगे बढ़ रही हैं जितने मेल आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। मैं क्योंकि आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, शायद आप समझ पाए। इजराइल और साउथ कोरिया में लड़कों को स्पेसिफिकली एक मतलब अपने युवा अवस्था के एक समय मिलिट्री को देना पड़ता है। उसी का एक सॉफ्ट वर्जन है ये, मतलब हर देश में ही होगा कि हमारे देश को जब आपत्ति आएगी, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेट करके हम नागरिकों को बुलाएंगे कि हमारी देश की मदद करो, देश खतरे में है। साउथ कोरिया में अभी भी या फिर इजराइल में अभी भी लड़कों को एक समय काल होता है जहाँ पे उन्हें देश की मिलिट्री सेवा में जाना पड़ता है, ठीक है। वो लड़कियों को वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये तो वास्तविक उदाहरण है। चलिए भारत का संविधान 2 मिनट के छोड़ देते हैं, आप इसके समर्थन में हैं? नहीं, मैं वो किसी भी इसराइल की बता रहे हैं, हम क्या बताया आपने, साउथ कोरिया? इजराइल साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से खतरा है और इजराइल को बाकी अरब देशों उनको से खतरा छूट दी गई है या फिर उनको बैन किया गया है, इस बात में भी हमको देखना पड़ेगा कि उनको बैन किया गया है कि आपको आप नहीं कर सकती हैं, या फिर आपको छूट दी गई है कि आपकी मर्जी आप करें ना करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसराइल के अंदर तो शायद ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर मैंने ऐसे बहुत सारे
महिलाओं को भी देखा है कि जहाँ वो जो कि ट्रेनिंग करती हैं और जो कि मैंडेटरी है वहाँ की इजराइल की आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना लगभग 3-4 साल तक। तो मुझे तो नहीं लगता है ये हो सकता है कि छूट दी गई हो, कंसेशन दिया गया हो कि अभी महिलाएं जो हैं वो क्योंकि उनके पर्सनल और बायोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस हैं और मेल से अलग, जिस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इनके पीरियड्स के इशू होते हैं, फिर प्रेगनेंसी के इशू होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि उनको कंसेशन दिया गया हो। और अगर बैन किया गया है तो डेफिनेटली गलत है, उसमें तो कोई शक नहीं नहीं, बैन नहीं किया है, मतलब लड़कों के लिए बाध्यतामूलक हाँ किया गया हाँ, है, वो आपको आना ही competition है। हो गया ना वो तो फिर। लड़कों को आना ही है, आपको ना नहीं कर हाँ, सकते आप। लड़कों का लड़कों तो लड़के हाँ, ना नहीं। लड़कों को आना है जबरदस्ती, लड़कों को जबरदस्ती आना है वो भी गलत है। ये हर किसी व्यक्ति को फ्रीडम और राइट होना चाहिए कि भाई मैं मेरे ऊपर मैं आऊं या ना आऊं। हम्म। मैं तो ऐसी किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ, ऐसा अगर कुछ भी कहीं भी मेंशन है तो। कल को चलिए जबरदस्ती ठीक। मोदी जी हैं और हमको बोलने लगे कि चलो कि आर्मी में भर्ती हो जाओ, मैं नहीं हूँगा। मुझे देशभक्ति ऐसे नहीं करनी है, मेरे देशभक्ति करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हाँ, मतलब यही चीज़ है। हाँ, चलिए। और अगर आगे बढ़े तो, क्योंकि एक चीज़ है, आपने जैसे कहा कि संविधान या और जो धर्म ग्रंथ एक जगह पे अलग है कि संविधान में हमने वोट दिया है या फिर हमने जो प्रतिनिधियां जो इलेक्ट किए हैं वो जाके बनाते हैं। लेकिन चाइना में तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर हम ऑब्जेक्टिवली भी देखें तो चाइना भारत से बहुत आगे है। तो देखो, भारत का और चाइना का हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमको कई सारे पर्सपेक्टिव देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम भारत और चाइना का आप कई सारी चीज़ों में कि जैसे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। मैं बात करूंगा कि उस देश के बारे में, जब हम चाइना की बात कर रहे होते हैं, हम चाइना के कई सारी फील्ड में चाइना के हम बाल की बराबरी भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। हम बात करें टेक्नोलॉजी की, हम बात करें इनोवेशन की, हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करें एजुकेशन की, और चाहे हम आर्म फोर्सेस की बात भी करें, और ये हमको चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रीज़न इसके कई सारे हैं। सबसे पहले है कि जिस प्रकार से हमारे देश में जो एक इस चीज़ का भी काफ़ी नुकसान मुझको लगता है, भारत की बात करूं, कि ये बात बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है मल्टी कल्चरल देश है। वहाँ पर कई प्रकार की सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पर कई जाति धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। और यही मेरे को इसका नुकसान ये लगता है कि हमें फिर सबका हित भी रखना है। हमको मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कोई नाराज़ ना हो जाए। हम जब भारत की बटालियन बनाते हैं, वो बटालियन जगह जातियों के आधार पर बटी हुई होती हैं, ठीक है। और ये सच बात है। अब उसका फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मैं इसके ऊपर तो बात करूंगा ही नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली बात है, ये तो सच बात है ना कि भारत की बटालियन जो है, जाट बटालियन है, ब्राह्मण बटालियन है, और कई सारी बटालियन, राजपूत बटालियन में जो होती हैं जातियों के आधार पर बढ़ती हुई हैं। तो इस प्रकार का जाति भेद भारत के हर फील्ड में देखने को मिलता है। हम बात करें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो इकोनॉमी की बात करें तो देश की ये जो बहुत बड़ी एक इनकम सोर्स है देश का, वो एक स्पेसिफिक जाति विशेष वर्ग के पास है। हम देखते हैं कि देश का 90% जो धन है देश के 10% लोगों के पास है, लेकिन 10% लोग किस जाति से संबंध रखते हैं आपको भी देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओ और ओनर कौन है, और उनके अंदर जो एचआर है वो कौन है। आपको ये देखना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग पावर पर कौन लोग बैठा है। हमारा देश जो है वो जाति और समुदाय और धर्म के अंदर इतना ज़्यादा विलीन हो चुका है कि वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हम देश की बात करें, आईआईटी आईआईएम्स की हम बात करें, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके वाइस चांसलर्स कौन हैं, उनमें प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर कौन किस जाति से हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमें कुछ चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी थी, उनमें से 90% जो वाइस चांसलर्स थे और प्रोफेसर थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति से थे। क्या आप इसको मानेंगे कि डाइवर्सिटी है अपॉर्चुनिटी के अंदर? नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये डेटा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो डेटा है, और ऐसा डेटा हर फील्ड में है। और ऐसा डेटा देखो, एक चीज़ समझिए, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट हमारे देश की कंपनीज हैं, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, फिर जो भी बड़ी बड़ी जो आप कंपनी लगा सकते हैं, उनके सारे सीईओ, आप भारत का मीडिया हाउसेस को देख लीजिए, उनके जो चीफ एडिटर्स हैं वो किस जाति से हैं।
हम लोग ये बात इग्नोर ही कर देते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर किन लोगों के पास है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये शायद मुझे लगता है कि डिबेट हमारा या फिर हमारा पॉडकास्ट किसी और दिशा में ना चला जाए, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका में वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया था, ठीक है, और फिर एक ऐसा समय आया था कि वाइट लोग ने, जो वाइट्स थे वहाँ के, और जून का कोई महीना, जून की कोई तारीख होती है जिसको वो शायद जून की या मई की, जिसको वो सॉरी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं पूरे अमेरिका में। और जितने भी वाइट लोग हैं वो ब्लैक लोगों से सॉरी बोलते हैं। वो इस बात के लिए सॉरी बोलते हैं कि वी आर सॉरी कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने आप ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। और ये पार्लियामेंट में होता है सेलिब्रेट, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये पार्लियामेंट में सेलिब्रेट होता है, कई सालों से हो रहा है। यानी वाइट लोग ब्लैक लोगों से सॉरी मांगते हैं और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने गलती की थी और हम अब डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं। वो बात अलग है कि हाँ अमेरिका में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जो रेसिज्म है वो देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी थी। लेकिन जब हम भारत में आते हैं, जब हम भारत में बात करते हैं, क्योंकि भारत का जो मैं एथिस्ट भी हूँ और एज मैं एंटी कास्ट कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मुझे ये बात आपको बता भी देनी चाहिए कि भारत में कास्टिज्म एक बहुत बड़ा इशू, जैसे मैंने आपको बताया। हम जब बात करते हैं कि भारत के अंदर जातिवाद है, भारत के अंदर कास्टिज्म है, जातिवाद की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे देश को झेलनी पड़ती हैं, तो फिर जिन लोगों ने जातिवाद किया है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं हमने गलती नहीं करी, वो तो ब्रिटिशर्स आ गए थे जो कि जातिवाद देकर चले गए, वो तो अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों के अंदर घालमेल कर दिया था जिसकी वजह से भाई तक जातिवाद हो रहा है, हमने थोड़ी किया था। अरे ये इसका मतलब नहीं, ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका ताड़ना का मतलब यहाँ पढ़ाना मारना थोड़ी ना है। जिन लोगों को अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी हमारे भारत देश के अंदर, उन लोगों ने अपनी कभी गलती मानी ही नहीं। और ये बहुत, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप ये बहुत बड़ा रूट कोज है कि भारत आज हमारा आगे नहीं है। एक चीज समझिए, आप भारत की कैबिनेट सेक्रेटरीज देखिए, भारत की जो वो है हमारा पार्लियामेंट है, जो प्रधानमंत्री का जो आवास होता है, जो प्रधानमंत्री की सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरीज, और उनके जो कैबिनेट जो पूरी वो होती है, इस प्रकार से जितने भी कैबिनेट में उनके लोग होते हैं, आप देखो कि कौन की जाति से है। आप डिसीजन मेकिंग पावर पर देखो, आप मीडिया हाउसेज में देखो, आप ये देखो कि देश में सबसे ज्यादा जल जंगल जमीन के ऊपर किसका अधिकार है, किसके पास है। जनसंख्या आप खाली ऐसे नहीं देखोगे, आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे। आप ये वाली सारी चीजें सिर्फ इस हिसाब से नहीं देखोगे कि किसके पास कितनी जल जंगल जमीन है, किसके पास नौकरी है, कौन डिसीजन मेकिंग पावर पर है, कौन बड़े बड़े पदों पर है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से क्या उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। अब लोग इस बात को बहुत ही अंडरएस्टिमेट कर देते हैं कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, जबकि सोचिए कि जिस एक जाति विशेष वर्ग के पास देश की हर बड़ी डिसीजन मेकिंग पावर की अथॉरिटी होगी, और हम लगभग इस बात को दशकों हो चुके हैं, 70-80 साल होने वाले भारत की आज़ादी को, तो क्या हम इस बात को बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हाँ भाई उन लोगों की कोई ना कोई कमी रही है। और ये बहुत सच है, एक्सेप्ट करने पड़ेगी ना। अगर वहीं पर डाइवर्सिटी होती, वहां पर अगर मुसलमान होता, वहां दलित होता, वहाँ SC ST OBC हर समाज का व्यक्ति अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेड होता, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि फिर शायद हमें कुछ और बेहतर कुछ देखने को मिलता। तो हम अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और दूसरी जब इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के डेटा हम दिखाते हैं कभी किसी देश के सामने रखते हैं, तो फिर वो लोग, उनके पास एक अलग प्रकार का एक नैरेटिव आता है कि हम तो मेहनत करके पहुंचे हैं। आप मेहनत करके 5 से 10 हो सकते हो, 5 से 500 नहीं हो सकते, ठीक है, अपनी जनसंख्या के हिसाब से। तो ये हमारे देश का, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रूट कोज रहा है कि जहां पर हमारा देश कई सारी स्थितियों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमारे जो डिसीजन मेकिंग पद हैं बड़े बड़े हर फील्ड में, हर सेक्टर में, वहां पर डाइवर्सिटीज नहीं है। और जिन लोगों के पास अभी पावर है, वो आई डोंट नो व्हाई वो अपनी पावर को लूज नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ा मेरा काउंटर यही रहता है कि भारत के कई सारे फील्ड में पीछे होने का रीजन यही है। आप
सेबी है, उसकी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनकी शायद ऐसी कुछ नाम है। सेबी जैसे एक संस्था और है, आप उनके पिछले 50 सालों के आप उनका डायरेक्टर देखिए। मतलब जब जब ये नहीं कह रहा 50 सालों के, जब से सेबी बना है उनके डायरेक्टर देखिए कौन है। हमारे देश का जो वो है, जो मूवी को सेंसर्ड करते हैं, क्या नाम है उनका, सेंसर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मूवी को अप्रूव करते हैं, आप उनके डायरेक्टर देखिए उनके उनका जो वो हैं डायरेक्टर्स जो हैं, उनके जो मेन टॉप लीडरशिप है उनकी, जो डिसीजन मेकिंग पावर बैठे हैं, वो लोग कौन है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस देख लीजिए, बहुत बड़ा उदाहरण। वो तो फैमिली बिजनेस देख है। लो, खुद देख लिया। आप तो मेरे बेटे को रिकमेंड करो, मैं आपके डाइवर्सिटी, एग्जैक्टली वही चीज हो रही है ना। डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर जब तक नहीं आएगी, मुझे लगता है कि देश की ग्रोथ, ऐसा नहीं कि हमारे देश के लोगों में पोटेंशियल नहीं है, बहुत पोटेंशियल है। हम लोग अमेरिका में जा जाकर, जहाँ पर 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी मात्र होती है, वहां पर हम 12-12 घंटे ड्यूटी कर कर उनका दिल जीतते हैं, और वहां जाकर हम लाखों डॉलर्स की जॉब लेते हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं है, टैलेंट हमारे देश के लोगों में कोई कमी नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी की कमी है। जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर डाइवर्सिटी लोगों की आनी चाहिए, यही लगता है मेरे को। मतलब अमेरिका और चाइना की अपनी जो बात करी थी, मैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये वाली बात कह रहा हूँ। बाकी की हम सीधे बात कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। जब एजुकेशन सिस्टम की बात आएगी तो हम बोलूँगा कि भाई सीबीएसई जो बोर्ड है, आप उसके डायरेक्टर देखो किस जाति से हैं, फिर मैं वही बोलूँगा। सिलेबस तैयार करने वाले लोग कौन है, किस जाति से होते हैं, आप उनको देखो। मेरे पास डेटा है पूरा। अभी मुझे पता नहीं था कि हमारी रैंडमली इस मुद्दे पर बात हो जाएंगी, मेरे पास इस पूरा डेटा, वरना मैं लेकर आता, ओके। है ना। तो मैंने हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने चाइना का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो तो बोर्ड वगैरह कराते नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं अपना एक क्या कहे कि एक रोड बना के। हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी तो है, पर शायद हम कहीं पे पीछे छूट रहे हैं। अरे भाई, अगर 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 वो तानाशाही ऐसी होती है ना, चाइना ऐसी, तो हमारे इंडिया में तानाशाही आ जाए, मैं तो कहूँ। उसको मेरे को चाइना अमेरिका ऐसी तानाशाही चाहिए। मेरे को इंडिया, अगर डेमोक्रेसी, इंडिया ही डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की माँ है दुनिया की, ना मुझे ऐसी नहीं माँ नहीं चाहिए। मेरे को चाइना वाली, मेरे को फिर वो चाहिए, तानाशाही मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे अच्छे दवा मिले, अच्छी दवा मिले, 0 डिग्री जीपीआई का लेवल मिले, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा फूड मिले, ठीक है। तो भाई मेरे को फिर वो बताना चाहिए, वो सही है। वैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी आपके राज्य का तो पता नहीं, हमारे राज्य में यहाँ पे बूथ कैप्चर होते हैं, जिस मतलब यहाँ पे एक शब्द बंदी है कि यूपी से आपको बोला ही जाता है कि जो वोट करवा सकता है, बांग्ला में कहते हैं, लेकिन हिंदी में करे तो जो वोट करवा सकता है वोट वैसे होता है, मतलब वोट करवाना पड़ता है, वोट करते नहीं। वेस्ट बंगाल का बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये तो है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारी जो है वो प्रॉब्लमेटिक तो है। ठीक है, अगर उस चीज पे अगर आगे बढ़े हम तो जैसे कि आपने कहा कि एक बात की हो सकता है धर्म के नाम पे ना हो, पर किसी बात पे इंसान जुड़ जाते, ठीक है। अगर हम ठीक से देखें कि अगर इंसान किस बातों पे जुड़ते हैं, एक हो सकता है कि हमारे कोई फिजिकल फीचर्स एक जैसे है कि हम सभी लंबे हैं या सभी काले हैं या सभी छोटे हैं या सभी के शरीर में भूरे बाल हैं, ऐसा कुछ जो भी हो, हम एक है, एक जाति से आते हैं। दूसरा एक हो सकता है कि हमारा जो 14 पुरखे पहले हमारे जो एक थे, वो हम सेम टू सेम है, हमारे उनके अलग है। जैसे कि वैसे ही होता है क्लैनों में कि हमारे यहाँ पे पूर्वज एक ही है, चलिए अभी हम ये 5-6 क्लैन में बटे हैं, पर हमारे पूर्वज एक ही थे। और अगर हम प्राचीन धर्मों की बात करें तो थे तो वैसे ही कि जिनकी उपासना करते थे वो थे ही, तो हमारे ये क्लैन गॉड ये हैं, ये कौन है, हमारे ही पूर्वज हैं। तो जुड़ना तो शायद वही से आता होगा, और कैसे जुड़ सकते हैं आपके हिसाब से? नहीं देखो, मैं इस बारे में मैं क्लियर कट नहीं कह सकता हूँ कि क्या हुआ है। वो यही हुआ है कि इंसानों ने कबीलों में रहना स्टार्ट किया, उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया। ग्रुप में रहना भी उन्होंने सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि वो सरवाइव कर पाए, और इकट्ठा रहना ज़रूरी था, वरना किसी और जानवर के द्वारा मार दिए जाते या फिर भूख से मर जाते। तो कई सारे ऐसे रीज़न थे। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो नियम है एवोल्यूशन का, वो इसीलिए ही सही माना जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यही है कि इंसानों ने कबीलों के अंदर रहना इसलिए शुरू किया ताकि वो ग्रुप में रहें, सेफ रहें,
एक दूसरे के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, मतलब एग्जैक्टली साइन नहीं किए, उन्होंने डील की, समझौते ये कि भाई तुम खाना लेकर आओगे, तुम बनाओगे, तुम पकाओगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, ठीक है, तुम हमारी टेरिटरी में नहीं आओगे, अगर हमारी टेरिटरी में आओगे तो हम ये कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसी बात हुई होंगी, उनकी उस समय पर जो भी सिग्नेचर लैंग्वेज रही होंगी, उन्होंने उस तरह से बातचीत की होंगी। तो फिर ये इसी प्रकार से धीरे धीरे, और ये एक दिन का ऐसा नहीं कि रातों रात हुआ है, ये लाखों, ये जेन्युइनली में लाखों साल का ये प्रोसीजर रहा है, जहाँ पर हम सोसाइटी किस प्रकार से धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। तो जैसे इवॉल्व हुई है वैसे ही आज हम इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता अगर धर्म नहीं होता, या फिर धर्म या फिर आइडियोलॉजी या फिर कोई विचारधारा या फिर कोई सुपरस्टिशन के जरिए हमने ग्रुप्स बनाए, किसी एक व्यक्ति को, गांव के किसी एक व्यक्ति को हमने मान लिया कि भाई इसको बहुत ज्ञान है, हमने उसको प्रधान बना दिया और उसके कहने पर चलने लग गए, उसने एक किताब पकड़ा दी हमारे हाथ में लाकर, ये आपके हाथ में किताब है, आप इसके साथ चलोगे। तो ये हुआ है। बाकी अगर ये नहीं होता तो क्या होता, मैं इसके बारे में तो बता नहीं सकता हूँ। बहुत कुछ हो सकता था, हो सकता कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाती। तो मैं बोलता हूँ इस बात को, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो धर्म है या फिर जो सभ्यताएं रही हैं, उन्होंने इस सोसाइटी को थोड़ा बहुत संगठित होने में, थोड़ा बहुत इसको एवोल्यूशन करने में, इसका सोशल एवोल्यूशन करने में काफ़ी हेल्प की है, मैं इस बात को मानता हूँ। एक चीज़ है जैसे कि सैम हैरिस और एक थे जॉर्डन पीटरसन के बीच एक डिबेट हुआ था, बहुत दिनों तक चला था, अलग अलग शहरों में जाके उन्होंने डिबेट कंटिन्यू किया था। वहाँ पे एक चीज़ आई थी कि जो क्रिश्चियन है पश्चिम की देश दुनिया में, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो तो धर्म से दूर जाते रहे, सेकुलर बनते रहे। हाँ, उन्होंने बहुत चीज़ें जैसे मॉडर्न साइंस है, उन क्रिश्चियंस और यहूदी कह सकते हैं कि इन दो जातियों ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। और यहूदी का मुझे इस चीज़ में ज़्यादा कुछ पता नहीं, पर क्रिश्चियंस जो है चर्च में जाना बंद कर रहे हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लाइफ प्रेफर कर रहे हैं। और जापान में भी अगर देखें तो जापान कहने को तो हाँ शिंटो धर्म के लोग हैं, हाँ, लेकिन या फिर बुद्धिज्म के लोग हैं, लेकिन वहाँ भी एक पश्चिमी एक बहुत तगड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग भी अब अकेलेपन से जूझते हैं। बूढ़े मर जाते हैं, बदबू आती है डेड बॉडी से, उसके बाद पड़ोसियों को पता चलता है कि कोई मर गया है। तो अगर, और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो सभ्य समाज के इस्लाम के, ठीक है, आप बांग्लादेश के इस्लामियों से मोरक्को या फिर इजिप्ट के इस्लामियों के एक जैसे नहीं देख सकते। अगर उनको देखें तो उनके समाज में तो बहुत एकता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि लोग अकेले होते जा रहे हैं यहाँ पे एथेइज्म को अडॉप्ट करते करते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये फैलिसी गलत है कि भाई, ये मतलब आप जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम धर्म से अलग होते हैं तो हम हमारे कई सारे जो हमारे लोगों में प्यार नहीं रहता है, हमें एक दूसरे केयर नहीं करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये वो कोई बूढ़े लोग हैं हमारे घर के फैमिली के पेरेंट है जो कि उनकी लाश से बदबू आने लगती है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जानबूझ के ना आपको ह्यूमिलेट करने के लिए ये बात कही जाती है। इसका कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई भी डेटा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो भी डेवलप देश है, यहाँ पर जो भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भी धर्म के प्रति कट्टर नहीं है, वो ज़्यादा ह्यूमन की वैल्यू को समझ पाता है। उसको किसी को ऑपरेशन नहीं करना है, उसको ज़्यादा धर्म के नाम पर या फिर मजहब के नाम पर या फिर अपने बुर्का पहनने के नाम पर उसको किसी को ऑपरेशन नहीं करना है। एथिस्ट व्यक्ति के अंदर ज़्यादा इस प्रकार की टेंडेंसी मिलती है कि वो ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज़ को समझेगा। तो बात करें अकेलेपन की, लॉनलीनेस की बात करें, तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा रीज़न है सोसाइटी का मॉडर्नाइज होना। जिस प्रकार से सोसाइटी मॉडर्न हो रही है या फिर टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से हमारी इस दुनिया में आज बढ़ रही है, एक फ़ोन लेकर एक ही परिवार के 5 लोग साथ में बैठे, लेकिन साथ में बैठे बात नहीं कर रहे होते। ये मैंने एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया है। तो ये इस प्रकार के रीज़न है, अपनी लाइफ में इतना बिजी होना, स्ट्रगल होना, जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर स्टारवेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, उस जिस प्रकार से लोग जूझ रहे हैं, उनका पूरा का फॉर एग्जाम्पल एक मेरे को जानने वाले व्यक्ति थे जो कि लंदन में 7-8 साल रहकर आया था। तो उसने मुझको अपना एक्सपीरियंस बताया कि वहाँ पर लोगों के पास अपने खुद के लिए समय नहीं है। इसलिए नहीं कि वो इमोशनलेस हैं, इसलिए क्योंकि लाइफ जो है इतनी तेज़ी से चल रही है, स्पीड इतनी तेज़ी से चल रही है लाइफ की,
कि भाई उनको सुबह से शाम कब हो जाती है, ऑफिस से निकलना, बाहर निकलना और फिर अपने फैमिली के लिए समय देना, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो लेकिन अगर इसी चीज़ को आप किसी ऐसी जगह पर देखेंगे जो कि बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ पर ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। कोई भी काम करने वाला व्यक्ति शाम को 4 बजे 5 बजे करीब काम से लौट कर आ जाता है, 5 बजे, उसके बाद अपनी फैमिली को समय देता है। लेकिन शहरों के अंदर कल्चर नहीं है। शहरों में थोड़ा हिसाब किताब बहुत अलग है। वो पहले मेट्रो में आके फंसेगा, फिर ऑटो पकड़ेगा, ऑटो पकड़ने के बाद कोई यार दोस्त बीच में मिल गए तो चलो जी आज हम हुक्का बार चलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये लोनलीनेस वाली जब चीज़ बता रहे हैं ना, ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोसाइटी की, ये उसकी वजह से नहीं कि धर्म छोड़ रहे हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि उल्टा जो सोसाइटी जो है एथिस्ट आइडियोलॉजी से हैं, जो भी देश जो हैं, जो बहुत, या फिर ये कहो कि जो देश बहुत ज़्यादा डेवलप है, उनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन एथिस्ट को फॉलो करती है, एथिज्म को फॉलो करती है। अगर बोले कि एथिस्ट है, वो ईश्वर में या फिर किसी धर्म को फॉलो नहीं करती है। और जो पॉपुलेशन करती भी है तो वो उस प्रकार की रेडिकल पॉपुलेशन नहीं है कि भाई जिनको भाई 5 टाइम का नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, मंदिर जाना तो जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि वैल्यू क्या है, रिलीजन को उनकी अपनी लाइफ में कितना समय और कितना जगह स्पेस देनी है, उनको पता होता है। और वो चीज़ उनको तब समझ में आई है जब उन्होंने यूरोप में रहने से जैसी घटना और जापान में परमाणु बम जैसी जब घटना हुई है और खुद को डेवलप करने की नीड उनको महसूस हुई है, तब उन्होंने उस चीज़ को इवॉल्व किया है। ओके, तो हम मॉडर्निज्म और एथिज्म को थोड़ा पैरेलल लेके चल सकते कि हाँ, एक दूसरे को धक्का देता है, ये आगे बढ़ता है तो ये भी आगे बढ़ता है। तो जैसे कि साउथ कोरिया है एक बहुत अच्छा उदाहरण, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट अब 0.7 की हो चुकी है। तो देश तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब कुछ दशकों के बाद शायद साउथ कोरिया में कोरियन नहीं रहेंगे, शायद अफ्रीकी लोग हो, शायद इजिप्ट के लोग हो, भारत के लोग हो, जो भी रहेंगे, एक समय बाद कोरियन नहीं रहेंगे। तो ये चीज क्या आत्मघाती है, खुद को खत्म करने वाली है कि धीरे धीरे? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं मुझे लग रहा था शायद ये वाला सवाल आए, और ये अच्छा कि आपने सवाल पूछा था कि मैं कुछ लोगों को जवाब और दे दूं। ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल सुने हैं बहुत सारे लोगों के मुंह से कि जो एथिज्म जो है, जिस प्रकार से धर्मों के नाम पर अनंत संघार हुए हैं दुनिया में, उसी प्रकार से एथिज्म के नाम पर भी हुए हैं, और एथिज्म के नाम पर भी बहुत सारे गलत काम हुए हैं। जबकि पहली बात, मैं एक बात कहता हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एथिस्ट व्यक्ति है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो गंदा व्यक्ति नहीं हो सकता, वो चोर नहीं हो सकता। एथिस्ट व्यक्ति भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एथिज्म के नाम पर एक तो एथिस्ट व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, मान लो हम कोरिया की बात कर रहे हैं, अगर आप, मैंने उसका डेटा कभी देखा नहीं है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन अगर वहाँ पर एथिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एथिज्म के नाम पर कोई सोसाइटी के अंदर गलत काम करना और एक एथिस्ट व्यक्ति के द्वारा किया जाना, इस बात में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि हम बात करते हैं स्टालिन की या फिर लेनिन की बात करते हैं, हम बहुत सारे लोग की बात करते हैं कि वो एथिस्ट था, वो एथिस्ट था, लेकिन क्या उसने एथिज्म होने की वजह से कि एथिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए किसी का किया, हमें ऐसा सोसाइटी में डायरेक्टली कभी नहीं मिलता है। पूरी दुनिया के इतिहास में हमें ऐसी कोई भी ऐसी घटना नहीं मिलती है कि एथिज्म को फैलाने के लिए, चाहे सोवियत संघ में या फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर ने ऐसा कोई भी काम किया हो, जबकि वो लोग एथिस्ट थे, लेकिन उन्होंने जो भी किए, उन्होंने जो भी धार्मिक स्थलों को बंद करवाया, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए बंद करवाया था ताकि जनता की लॉयल्टी डायरेक्ट सरकार के लिए रहे, ना कि इसलिए क्योंकि उनको एथिज्म फैलाना था। तो इस चीज में फर्क है, एथिज्म का नाम लेकर कोई गलत काम करना और एक एथिस्ट व्यक्ति को गलत काम कर रहा है, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि हाँ, एक चीज मैं भी देख पाता हूँ कि जो धार्मिक है और जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको नरक ना जाना पड़े। और अगर कोई एथिस्ट व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो बस इसीलिए कर रहा है कि उसे पता है कि सामने वाले को भी दर्द होता है। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता, कि उसे ठंड लग रही है बाहर, अभी उनके पास तो कोई घर है नहीं। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति या फिर एथिस्ट व्यक्ति जो भी हो, अगर इस भाव से कर रहा है कि उसे भी ठंड लगती है, तो वो एक चीज है। और इस भाव से कर रहा है कि अगर मैं इसे ये दूं कि मुझे एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो ये एक अलग चीज है। इंसानों के अंदर दोनों तरह की टेंडेंसी होती है, सिंपैथी और एम्पैथी। वो सिंपैथी, वो समझ भी पाता है कि सामने वाले व्यक्ति को दर्द हो रहा है,
और उसकी वो हेल्प सिर्फ ये एवोल्यूशन से हुआ है हमारी, ये हमारे पूरे एवोल्यूशन की वजह से, ये टेंडेंसी हमारे इंसानों के अंदर आई है। क्योंकि मुझको पता है कि मेरा हाथ जला था पहले, कभी मेरा हाथ जला था तो मेरे को बहुत दर्द हुआ था, और उस समय मेरे को किसी की मदद की जरूरत थी। तो जब मैं ये वाला घटना मैं किसी और के साथ देख रहता हूँ तो मैं वो चीज़ महसूस कर पाता हूँ कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो ये तो सोशल एवोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर जो मोरालिटी, हमारे अंदर सिंपैथी एम्पैथी की भावना है, वो सोशल एवोल्यूशन की वजह से आई है, वो धर्म की वजह से कभी नहीं आई। तो एथिस्ट हो, थीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर धर्म की वजह से कोई भी सोशल मोरालिटी नहीं आती है। मोरालिटी हमारे डिस्कोर्स, डिस्कशन और डिबेट की वजह से आती है। जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ बेहतर निकलेगा तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, हम अगर इस चीज़ पे हम एक कंक्लूजन में पहुंचे शायद, एथीज़म और थीज़म में अगर थोड़ा अलग जाए, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, मैं ये एक चीज़ दर्शकों को बताता हूँ, मैं बात हिंदी में कर रहा हूँ, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल से, तो यहाँ पे धर्म की चर्चा इतनी नहीं होती थी, अभी तक तो नहीं होती थी, ओके। लेकिन 2014 के बाद बहुत होनी शुरू कर दी। अब क्या करें, वो जो भी चीज़ है फैलती तो है, बहुत ज़्यादा होनी शुरू कर दी। तो क्या है कि आप सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि यहाँ पे किसी साधारण व्यक्ति का अगर कोई खुद से जानना चाहे तो वो अलग है, लेकिन साधारण जनता को, साधारण पढ़े लिखे समाज को भी कभी ओशो का नाम कभी नहीं पता था, आचार्य प्रशांत का भी नाम कभी नहीं पता था। ठीक है, मतलब हम धर्म या स्थिति से इतने मतलब क्या कहते हैं कि जुड़े नहीं रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर हम अभी देखें तो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, अब एक किताब थी शायद, वहाँ पे डोपामिन द हार्मोन ऑफ मोर, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। अब वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक तथ्य दिया गया था कि एक टेस्ट में उन्होंने ऐसा किया कि कुछ पोलिंग बूथ्स थे, वहाँ पे उन्होंने सैनिटाइजर रख दिया, ठीक है। तब कोरोना काल चल रहा था अमेरिका में, कुछ इलेक्शंस थे या ना थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ था कि उन्होंने सैनिटाइजर रखा तो लोगों के दिमाग में आया कि कोरोना, डर, सुरक्षा चाहिए, तो उन्होंने राइट विंग पार्टी को ज्यादा वोट दिया, ठीक है। अगर वो डर आता है तो राइट विंग उनको सहारा देती है कि देखो हम आपको बचाएंगे इन चीजों से, बाहर के जो लोग आ रहे हैं, बाहर की जो, और जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो है कि हमें नया चाहिए, चीजों को तोड़ के हम नया बनाएंगे, और राइट विंग कहता है कि हम जो है उन्हें थोड़ा सुधारे, पर पुरानी चीजों को वापस लाए, ऐसा होता है। तो क्या ये चीज ऐसी है कि अगर लोगों को डराए तो हम ज्यादा धार्मिक सोसाइटी बनेंगे, या फिर राइट विंग ज्यादा जीतेगा, या फिर आप इस चीज को कैसे देखेंगे? ये चीज़ खाली इंडिया में नहीं है, ये चीज़ हम अमेरिका में भी देखते हैं कि जब जब अमेरिका के अंदर राइट विंग गवर्नमेंट आती है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारी रिसर्च होती हैं जो कि जिनको बंद करवा दिया जाता है। ऐसे ही जब हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो जब जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 2014 के बाद से कुछ घटनाएं होना स्टार्ट हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुई है कि जो राइट विंग की पॉलिटिक्स है वो कुछ चीज़ों पर काम करती है। उनको अपना कल्चर सुपीरियर लगता है, उनको अपना धर्म सुपीरियर लगता है। वो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव इन द सेंस वो धर्म में लिखी हर उस बात को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देना चाहते हैं जिसको वो कर सकते हैं एनी हाउ। वो जाति व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना चाहेंगे, वो उनका बस चले तो सती प्रथा को भी लागू करना चाहेंगे। तो राइट विंग की पॉलिटिक्स आपको प्राइड करना सिखाती है उन चीज़ों पर जिन चीज़ों पर प्राइड करना का कोई सेंस नहीं बनता है। यानी आपके पास प्राइड करने के लिए जब कोई रिसर्च नहीं होगी, आपके पास कोई इनोवेशंस नहीं होंगे, आपने कोई रॉकेट नहीं बनाया, आपने कुछ बहुत बड़ा कुछ उखाड़ा नहीं है ज़िंदगी में, तो फिर आपको बताते हैं कि आप एक काम करो, आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर प्राइड करो, ठीक है। आपको अपने स्टेट के ऊपर प्राइवेट करो। तुम्हारे स्टेट में कोई, इंडिया में कोई और आना नहीं चाहिए, ठीक है। बांग्लादेश के बॉर्डर से इंडिया में कोई घुसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर वो कल्चरल चीज़ों को सहारा लेते हैं। और लोग हमारे इतने इमोशनल हैं, इतने भोले हमारे भारत के लोग, वो इन चीज़ों लेकर बहुत जल्दी इमोशनल मतलब पिघल भी जाते हैं कि हाँ यार भाई, हम तो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, हम तो मुगलों के गुलाम रहे हैं, तो अब दोबारा ऐसा हो गया तो हम तो गुलाम बन जाएंगे। और इस चीज़ का डर दिखा दिखा कर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज अपना फायदा उठाती हैं और लोग वोट देते हैं। और जब वो सत्ता में आती है तो फिर वो उस चीज़ को और इतनी हाई लेवल पर लोगों के ब्रेन के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जो कि फिर वो आने वाले 50 सालों तक फिर दोबारा ना निकल पाए।
तो ये तो सारा मुझे लगता है कि सत्ता का खेल है, सारा पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से पावर में बनी रहें वो इसलिए सारा काम कर रही होती हैं। और जो आपने बताया कि सैनिटाइजर वाला सीन की भाई, वो तो वही है कि भाई लॉकडाउन के समय पर ऐसा हुआ भी था कि भाई किसी दूसरे देश से इंडिया में कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये चाइनीज व्यक्ति है, इसको नहीं आना चाहिए, कोरोना यही लेकर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। और ये राइट विंग, दुनिया का जो भी देश होगा आप देखोगे राइट विंग पॉलिटिक्स ऐसी काम करती है। ओके। जावेद अख्तर साहब ने शायद कुछ दिनों पहले किसी एक व्यक्ति से डिबेट किया था, ठीक है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैंने सेव करके रखा है, शायद आज या कल देख लूँ। वहाँ पे मतलब मैंने थोड़ा पार्ट पार्ट में किसी से सुना है कि वो कह रहे थे कि जावेद अख्तर जी एक जगह पे जाके अटक गए कि उनको जो सामने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने पूछ लिया कि आप ये तो मानते हैं ना कि जी ये जो ब्रह्मांड है उसके सृष्टि का कारण भी कुछ होगा। तो वहां जाके वो अटक गए थे। उस चीज को आप कैसे एड्रेस करेंगे? ये शायद आप बात कर रहे हैं जो मुफ्ती शमेल नाम था मे बी उनका, उनके साथ डिबेट हुई थी मे बी, और वो ललन पर हुई थी कुछ दिन पहले। तो एथिस्ट और थीस्ट की जब भी डिबेट होती है उसमें आप देखेंगे कि जो लोग धार्मिक लोग हैं वो आपके सामने सिर्फ वही आर्ग्यूमेंट लाकर रखते हैं विज्ञान के जिस पर साइंस अभी खुद अनसॉल्व है। इसको फॉर एग्जांपल वो आपसे बोलेंगे कि चलो ठीक है एवोल्यूशन हुआ, चलो ठीक है सुपरनोवा की वजह से ब्लैक होल बनते हैं, चलो ठीक है यूनिवर्स बना, चलो ठीक है बिग बैंग की वजह से जो है हम आज अस्तित्व में हैं। तो बताओ बिग बैंग कैसे हुआ? अरे ये सारी चीजें, इंसान कैसे पैदा हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, चांद कैसे बना, तारे कैसे बने, यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स में चीज़ें किस प्रकार की हैं, कि क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लैक होल कैसे काम करता है, हम इंसान कैसे काम, मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, आपका माइक कैसे काम कर रहा है, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, हमारे वोकल कॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, आपका चश्मा कैसे काम कर रहा है, सब कुछ विज्ञान ने आपको बताया। ठीक है, लेकिन जिस सवाल का जवाब विज्ञान के पास अभी नहीं है वो उसके पास जाकर अपने आप को स्टेप आउट कर लेते हैं कि ठीक है चलो ये तो पता लग गया, आप बिग बैंग बताओ, बिग बैंग कैसे हुआ। जब बिग बैंग से पहले कोई चीज़ आ जाएगी, बिग बैंग हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई बिग बैंग किसी इस चीज़ की वजह से हुआ है, फिर बोलेंगे ठीक है तो फिर वो चीज़ कैसे हुई? इनका कोई सर पैर नहीं है इस पर। ये ऐसी, और ये जब एथिस्ट और थीस्ट की डिबेट होती है तो इन्होंने 4-5 चीज़ें रटी हुई हैं। आप देखना, आप आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना, आप भविष्य में आपको काम भी आएगा। ये बोलेंगे कि भाई क्वांटम फ्लक्चुएशन को लेकर जाएंगे, ये वर्चुअल पार्टिकल के लेकर बात करेंगे, ये क्वांटम फिजिक्स के लेकर बात करेंगे कि क्वांटम लेवल, भाई कॉन्शियसनेस को लेकर बात करेंगे। ठीक है, ये बिग बैंग और उसके पहले की चीज़ों को लेकर बात करेंगे, फाइन ट्यूनिंग फाइन ट्यूनिंग को लेकर बात करेंगे। जबकि फाइन ट्यूनिंग का तो सवाल जवाब बहुत सटीक दे चुकी है विज्ञान कि फाइन ट्यूनिंग जैसी कोई चीज़ है नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि फाइन ट्यूनिंग है, बट फाइन ट्यूनिंग जैसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो ये उन जगहों पर जाकर सवाल खड़ा करते हैं जहाँ विज्ञान बोलता है कि, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई आस्तिक लोगों का जब डिबेट होता है तो वो नास्तिक लोगों से उसी प्रकार के सवाल कर रहे होते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति जेसीबी खुदाई कर रही है और खुदाई होने से पहले ही, और आस्तिक व्यक्ति ही बोल रहा है भगवान को मानने वाला, पक्का इसके अंदर देख लेना जमीन के नीचे मंदिर या मस्जिद निकलेगा। अरे भाई खुदाई तो होने दो, मतलब विज्ञान को रिसर्च तो करने दो, विज्ञान अभी आगे बढ़ रहा है, साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उनको पहले डिस्क्लेम वो दे चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं कि नहीं जी ईश्वर ही निकलेगा। और जब वो कुछ नहीं निकलेगा फिर बोलेगा नहीं उसका कोज ईश्वर है। तो ये कोज एंड इफेक्ट वाला इनका जो आर्ग्यूमेंट है ये बहुत पुराना आर्ग्यूमेंट है। आज के टाइम पर हम इसको बहुत क्वांटम लेवल पर ले चुके हैं, यूनिवर्स के लेवल पर। पहले ये बहुत छोटे रीजन से हुआ करता था, बारिश कैसे हो रही है, बादल कैसे फट रहे हैं, धूप क्यों हो रही है, गर्मी क्यों हो रही है, सूखा क्यों पड़ रहा है, गेहूं की फसल क्यों खराब होती है, तो उस प्रकार की बात थी पहले। तो ये तो इनका बहुत सिंपल सा हमेशा से इनका एक ही चीज़ है कि जो चीज़ विज्ञान को नहीं पता उस चीज़ के ऊपर जाकर बहस करना स्टार्ट कर दो, और तुम उसके ऊपर कुछ फिर बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि विज्ञान को नहीं पता। लेकिन आप उनसे सवाल ये करेंगे कि हाँ ठीक है लेकिन तुम्हारे पास क्या थ्योरी है, आप बताओ, आप क्या लेकर आए हो अपना, आप क्या प्रपोज करना चाहते हो। ठीक है, विज्ञान ठीक है, यहाँ पर विज्ञान में कोई लूप होल है, फिर कोई थ्योरी जो है वो सही नहीं बैठ रही है, तुम्हारी क्या थ्योरी है, तुम कैसे साबित करोगे, तुम गॉड को डेमोस्ट्रेट कैसे करोगे।
कैसे तो दिखाओगे ना, इसी तरह से तो दिखाना पड़ेगा आपको। अगर भगवान को साबित करना तो कैसे तो दिखाना पड़ेगा ही। मतलब वो सीधे सीधे की गॉड ऑफ द गैप्स, मतलब उनके ऐसे नहीं, भगवान गैप में वो छुपते हैं। ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, एक उनको सुई के बराबर का छेद मिल गया, उसमें वो सुई डाल देंगे। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा कवर ड्राइव मार सकते हैं शायद, गैप ढूंढ लेते हैं कवर में, दो हाँ, पिक्चरों के पीछे। कवर ड्राइव अच्छा मारती है। बिल्कुल, हाँ, ये तो है। वैसे हाँ, एक एक चीज है जैसे कि आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आ, जैसे कि हरारी जी ने अपनी किताब में कहा था कि मतलब पहले जो धर्म का जो दायरा था ना बहुत ज्यादा था। मतलब पहले धर्म चिकित्सा भी करवाता था, धर्म वेदर फोरकास्टिंग भी करता था, धर्म बहुत कुछ करता था। अभी आपने सच में आपने बहुत फ्रंटियर्स में हार मान ली है कि वहां पे और हम धर्म कुछ नहीं बोल रहा, इसमें फोरकास्टिंग में कुछ नहीं बोल रहा। अब वो कुछ चीजें हैं धर्म बोल रहा है। अब मुझे कुछ सालों पहले एक भैया का जो मतलब वो एक कोचिंग में पढ़ाते थे, उनका एक डायलॉग याद आया। वो पढ़े लिखे लोग आदमी है, ठीक है, उन्होंने एवोल्यूशन भी पढ़ा होगा। फिर अचानक से पता नहीं कभी कभी होता है ना, देखेंगे कि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी कहानियों में चले जाते हैं टीचर। एक कहानी उनके जीवन की जो दुख भरी कहानी वो बताते बताते वो ये बताना शुरू कर दिया उन्होंने, देखो ना कि ये हर एक चीज कितनी बारीकी से बनाई गई है, ये हर एक चीज कितनी सुंदर है, कैसा होगा ये ईश्वर, ठीक है, कि वो कितना सुंदर होगा, ये सब बताना शुरू कर दे। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपने एवोल्यूशन पढ़ा है, ये चीज कैसे बनी है आपको भी मोटा मोटी पता है, हाँ अभी क्लिक नहीं कर रही है, पता है आपको, फिर भी आप हाँ, हाँ, ऐसी चीजें कह रहे हैं कि ये चीज कैसी सुंदर है, इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा, ठीक है, ये सब बता रहे हैं, चलिए ठीक है। अब वो कभी कभी ये मंदिर मस्जिद चले जाएंगे कि भगवान या अल्लाह ये चीज हो गई है थोड़ा ठीक कर देना आप, हाँ ये कहेंगे। और कभी कभी ये वैक्सीन लगाने चले जाएंगे। ये क्या हो रहा है, दोनों नाव पे पैर दे के चल रहे हैं सभी। नहीं देखो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आ, ये शिफ्टिंग होना बहुत तय है, ये होगी, डेफिनेटली होगी। और ये भविष्य में और ज्यादा तेज तरीके से होगी। जो लोग आज थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट कर रहे हैं रिलीजन पर, आने वाले समय में ये चीजें और खत्म हो जाएगी। क्योंकि धर्मों ने सिर्फ आपसे क्लेम किए है, कभी उसको प्रूव नहीं करके दिया। विज्ञान आपको प्रूव करके देता है कि आपको मैं पैरासीटामोल दूंगा तो तुम्हारी एक बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। मैं आपको एक एनेस्थीसिया दूंगा तो आपके बॉडी का पार्ट जो है वो सुन्न हो जाएगा और आपकी सर्जरी की जा सकती है और आपको दर्द नहीं होगा। तो इस प्रकार से विज्ञान ने बहुत सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दी है, आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके दी है। इसलिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर घर में कोई बीमार होता है, भले ही हम हमारे फेथ के लिए हमको लगता है कि शायद ईश्वर इसको बचा लेगा, हम प्रे भी करते हैं, लेकिन उसको उससे पहले हम बोलते हैं कि भाई वो बाद में कर लेंगे, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। और ये शिफ्टिंग बहुत तेजी से बदलेगी। और मुझे लगता है कि वेस्ट कंट्रीज में तो ऑलमोस्ट बदल चुकी है। वो बस एक जगह बोलते हैं थैंक गॉड, बस उसके लिए मंदिर पे जाके घंटा नहीं बजाते कि भगवान आ और बचा। तो ये चीज़ है। और इसी शिफ्टिंग मैं बताऊँ बहुत तेजी से होगी, लोगों के अंदर तार्किकता बहुत तेजी से आ रही है। लोग सुन रहे हैं, लोग आपको और मेरे से लोगों को सुन रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। जिनको भी जो और दूसरी बात, विज्ञान की कुछ कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो हर व्यक्ति समझ नहीं आ सकते। अब हम हर किसी को एवोल्यूशन नहीं समझा सकते, हम हर किसी को बिग बैंग नहीं समझा सकते, हम हर किसी को ये नहीं बता सकते कि जो है ये यूनिवर्स कैसे बना है। वैसे एवोल्यूशन तो समझा सकते हैं शायद। नहीं समझा सकते। वो क्या किस भाषा में समझाएंगे, हम इस भाषा में समझाएंगे। कोई अनपढ़ व्यक्ति है या फिर कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है या फिर कोई बहुत पढ़ा लिखा भी है, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है, वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि बंदरों से इंसान बन गए। हाँ उनको एक दो प्रजन्म में देखना है, वो एक दो जनरेशन में देखना है कि हाँ, बंदर इंसान बन रहा है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। हम विज्ञान की थ्योरीज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि, और मुझे लगता है कि विज्ञान की कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ के बहुत सारे बड़े बड़े सवालों के जवाब देती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड ही है ज़्यादातर। और हमको मेहनत नहीं करनी होती, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं होता, रिसर्च नहीं करना होता है, तो हम मान लेते हैं कि भगवान ने किया है। बच्चा किसने पैदा किया, भगवान ने किया है, एम्ब्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हम। तो ये चीज़ तो है सोसाइटी में। ओके। एक चीज है जैसे कि वो जॉर्डन पीटरसन और सैमुअल वाली जो डिबेट थी वहां से निकल के आई थी
कि सैम हैरिस को जॉर्डन पीटरसन ने एक चीज पे कन्विंस कर लिया था कि जो हाइड्रोलॉजी है इंजीनियरिंग में, वहाँ पे पानी को मतलब बहुत ही मतलब क्या कहे, पानी को इन्फिनाइट पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटे से भी छोटा, जहाँ पार्टिकल होते हैं उससे भी छोटा, उससे गणित आसान हो जाता है। लेकिन पानी उतना छोटा नहीं है कि इन्फिनाइटली आप छोटा करते जाइए, वो एक पार्टिकल में जाके तो H2 एक ही मिलेगा आपको, ये बड़ा है, इतना बड़ा ऐसा। हाँ, एक तो एटम में आ जाएगा वो। हाँ, लेकिन वो इन्फिनाइटली उसे तोड़ के वो हिसाब किताब करते हैं। तो उसके बाद जॉर्डन पीटरसन ने सैम हैरिस को बताया कि अगर हम ये मान ले कि भगवान है, ठीक है, और फंक्शनिंग तो वैसे ही हो रही है जैसे कि मान लीजिए कहीं पे प्रावधान ऐसा है कि ये आप करेंगे तो ईश्वर अल्लाह आपको ये सजा देगा। अब ईश्वर अल्लाह नहीं दे ना दे, लेकिन लोग तो दे रहे हैं ना, मतलब आउटकम तो एक ही आ रहा है। तो इस चीज में उनको क्या दिक्कत है? आप इस सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे? मैं समझा नहीं, मतलब आप मैं थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो कह रहे थे कि जैसे कि विज्ञान में भी हम हर बात में तो क्वांटम फिजिक्स नहीं लाते, अगर हम इमोशन समझे तो बस हम न्यूरोलॉजी से समझ सकते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजी की बारीकी पे कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस में हम नहीं जाते। वो कह रहे हैं कि अगर किसी चीज को हम जूम आउट करके थोड़ा बड़ा देखें तो जैसे कि मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन तो वैसे अगर विज्ञान देखें तो आप नहीं बात कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं, फिर न्यूरोकेमिकल्स जा रहे हैं, वहां से सिग्नलिंग आ रही है, फिर ये मुंह नाम का कोई चीज है जो हिल रहा है। लेकिन इतनी बारीकी में हम नहीं जाते, हम देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है, ये एक यूनिट, और ये काम कर रहा है। अगर वैसे देखें तो गॉड या जो बाइबल है, जो क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में ऐसी कोई किताब है नहीं जो हम सारे भारत में मानते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाइबल मान लेते हैं हम। बाइबल के जो प्रावधान है वो ऐसा तो नहीं है कि गॉड जो है वो अपनी हाथ या छड़ी से वो कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोग कर दे रहे हैं। अगर हम इस चीज को सरलता के साथ कहें तो दिक्कत क्या है? जॉर्डन पीटरसन ने सैम हैरिस को पूछा था, उन्होंने ठीक ठाक कोई जवाब नहीं दिया था। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर को फिट कर देना किसी भी चीज के पीछे बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अब जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि अगर हमें कोई भी थ्योरी सॉल्व करनी है इस यूनिवर्स को यूनिवर्सल लेवल की, और हमें कई सारे सवालों के जवाब जिनको नहीं मिल रहे हैं, हम एक बारी को मान लेते हैं कि हाँ भगवान है। इमर्जेंट फिनोमेना, हाँ, इमर्जेंट फिनोमेना के तरीके से भगवान है, एक्चुअल में नहीं है। हाँ, एक बारी मान लेते हैं कि हम भगवान हैं, तो काफी सारी चीजें हमको सॉल्व करने में आसानी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा मान लेंगे तो शायद हम ऐसी बहुत सारी अपकमिंग रिसर्च और बहुत सारी ऐसी चीजें, मुझे लगता है कि क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी इंसानों में से, साइंटिस्ट के वजह से क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गॉड तक तो मेटाफिजिकल है, उसको ढूंढ ही नहीं सकते हैं, है ना। मतलब अगर आस्तिकों की माने तो गॉड तो मेटाफिजिकल है, उसको ढूंढ नहीं सकते, उसको टेस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते, वो आ नहीं सकता। वो जल है, आग है, पानी है, हवा है, वो मृत्यु है, पहाड़ है, वो सब कुछ वही है, लेकिन उसको फिर भी देख नहीं सकते हम। तो फिर वैज्ञानिक, अगर हम उसको भगवान को हम उस जगह पर अगर फिट करते हैं, किसी थ्योरी को एक बारी को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि यार बिग बैंग जो है वो किसी ईश्वर ने किया था, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें क्रिएट हो जाएंगी। सबसे पहले तो यही कि विज्ञान जो है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनके अंदर से क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी इस बात की कि आगे क्या हो सकता है। तो भगवान को फिट कर लेना एक आसान तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं ना कि माना x की पावर ये, जबकि वो रियल में नहीं होती है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है किसी चीज को एक बार सॉल्व करने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप उसको गॉड ना बोलकर आप उसको डॉग बोल दो, उल्टा बोल दो, ठीक है। जीओडी गॉड को डीओजी डॉग कर दो, आप हमें कुछ और बोल दो। आपकी नजर में वो गॉड हो सकते हैं, मेरी नजर में वो कोई ना कोई पार्टिकल होगा, कोई एटम हो सकता है, कोई एटम से लेवल नीचे बहुत ही क्वांटम लेवल का कोई क्वार्क लैप्टम, या फिर कोई स्ट्रिंग थ्योरी का कोई, उससे भी गहराई में जाकर कोई और चीज हो सकती है। लेकिन आपको मानना गॉड है तो इसलिए आप गॉड मान रहे हैं, मुझे नहीं मानना है। तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि गॉड मान लेना किसी चीज के पीछे वो सॉल्यूशन नहीं देता है। वो एक टाइम के लिए ठीक है, आप जैसे कि मैंने बताया एक्स की पावर मान लेते हैं, तब तक के लिए ठीक होता है, बस उससे ज्यादा उसका कोई काम है नहीं। सवाल यही था वैसे, मतलब आपका जवाब मिला होगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। और आखिरी दो सवाल, पहला वाला ये है कि आपको एकदम शुरुआती दौर में मैंने पूछा था कि
भगवान के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें जोड़ सकती हैं? तो मुझे लगता है कि भारत में एक चीज तो हमें जरूर जोड़ती है, क्रिकेट। हर कोई देखता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब धर्म से अलग ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको आपको जोड़ सकती हैं। आप किसी एक देश के नाम पर जुड़ सकते हैं आप, लेकिन जुड़ने का भी तरीका है। आप जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे देश का किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, फिर उससे नफरत कर रहे हैं। तो जुड़ने का कॉन्टेक्स्ट मेरा मेरा थोड़ा सा अलग ही सब किताब का, कि तुम्हारी देशभक्ति तुम्हारे ऐसी ना हो कि किसी और दूसरे देश से नफरत करने वाली। ठीक है, तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तब तो फुटबॉल से नफरत नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको लड़कियों के फुटबॉल खेलने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हम जरिए हम इम्यूनिटी बना सकते हैं। अगर आप एथीस्ट हैं, आपके पास कल्चर्स मतलब कल्चर और रिट्स रिचुअल्स नहीं है, तो आप अपने खुद के त्योहारों को मना सकते हैं। आप किसी जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को आप एक बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप गांधी जयंती को बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप हमारे देश में कोई एक बड़े वैज्ञानिक खोज को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेलिब्रेट करने का कोई बहुत तरीके हैं, लेकिन डिपेंड ही करता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, आपकी व्यक्तिगत खुशी या फिर देश का डेवलपमेंट, देश हित की जो भावना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब एथिस्ट रहते हुए भी आपको यूनिटी में जोड़े रख सकती है। कई सारी चीज़ें ऐसी एज एन एथिस्ट बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है मेरा। वो बात अलग है कि मैं मिलता जुलता नहीं किसी से, वो मेरे व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हाँ, मेरा है, मैं कई सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करता हूँ। मतलब मैं त्योहारों को नहीं कह रहा हूँ, इवेंट्स को। मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ लोगों से मिल रहा हूँ, किसी का बर्थडे है या फिर घर में कुछ आज बढ़िया खाना बना है, मैं उसी को सेलिब्रेट कर लेता हूँ। या फिर आज कुछ खास बात हुई है मेरी लाइफ में, कुछ बहुत बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड हुई है, मैं उसको सेलिब्रेट कर लेता हूँ। तो खुशियाँ तुम्हें अगर धर्मों में ही ढूंढनी है तो फिर दिक्कत है, वरना तुम कहीं भी ढूंढ सकते हो। दीपक जी, आखिरी सवाल ये होगा कि थोड़ा मिला के बताइएगा कि आप कैसे एथीज्म के रास्ते में आए, या फिर कैसे ये सवाल आपके दिमाग में पहली बार आया, बच्चे के तौर पे या फिर बड़े हो के, आपका जो भी हो। और जो लोग उस दौर पे है कि वो अभी बस सवाल करना शुरू ही कर रहे हैं कि ये एथीज्म है, ये एथीज्म है, किस बात में मुझे जाना चाहिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी शुरुआत की बात करूँ तो मेरी शुरुआत ऐसा कुछ वैसे नहीं हुई। मेरे एथिस्ट बनने की शुरुआत का रीज़न शुरुआत में सोशल था। जो सोशल इनक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और इनक्वालिटी को देखकर मेरा रीज़न बढ़ा कि जैसे कि अधिकतर लोगों की शुरुआत ऐसे होती है और वो मानते हैं कि अगर भगवान है तो फिर सारी चीज़ें अस्तित्व में क्यों है। लेकिन इसके बाद फिर समय के साथ साथ उसका कारण वैज्ञानिक होता चला गया। जब मैंने खोजने की कोशिश करी, मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट करी। मेरे पास लगभग 500 से ज़्यादा किताबें रखी हैं, और ये थोड़ी हैं और रखी हुई हैं जिनको मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं 500 किताबें पढ़ी हैं फिर मैं बहुत बड़ा पढ़ाकू हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन उनसे मेरी बहुत हेल्प मिली। एक किताब को अगर मैंने एक पन्ना भी पढ़ा था तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। मुझे लगता था कि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं चाहता था कि मुझे गॉड मिले। मैं चाहता था, और क्योंकि बहुत सारे इमोशंस थे अंदर कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि भगवान नहीं है, यार ये तो बहुत बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ईश्वर तो होना चाहिए, जरूरत है उसकी तो। लेकिन इस बात का मुझे तो बहुत ही दुख हुआ था कि ईश्वर नहीं है। मैंने जो फास्ट मैंने बहुत रखे थे, बहुत, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे। मैं हनुमान का बहुत बड़ा फैन था, हर बच्चे की तरह। भारत का जो भी कोई हिंदू धर्म से कोई व्यक्ति है तो वो हनुमान का बहुत बड़ा फैन होता है, खासकर लड़के जो होते हैं। हम भी थे। हाँ, हम भी थे। तो पश्चिम बंगाल हम में भी तो क्या है, कार्टून देखे हैं, हम भी थे। तो हम भी हैं। लेकिन जब हमको पता लगी सच्चाई, हमने एक्सेप्ट की कि भाई ये चीज, इसका कोई सेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी इसका ताल्लुक नहीं है हमारी रियल लाइफ से। वो हमारी जिंदगी में किसी प्रकार से इंटरेक्ट और इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो फिर जब किताबें पढ़ना तो फिर समझ गए कि हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर बात करें किसी दूसरे, अगर आपने बोला कि बच्चों को मैं किसी को एडवाइस क्या, ऐसे कुछ पूछा था आपने। हाँ, कि कोई शुरुआती दौर में है ये सवाल करने की कि थीज्म एथीज्म क्या है, थोड़ा चकरा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शुरुआती दौर में है, अगर वो सीरियसली
कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाहता है और इन सभी सवालों के जवाबों को चाहता है अच्छे से, तो सबसे पहले वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। उसको एथिस्ट भी नहीं बनना है, वो ये ना बोले कि एथिस्ट बन जाऊं, वो थीस्ट भी ना बने, वो बिल्कुल न्यूड हो जाए, अपने ऊपर से हर आइडियोलॉजी को उतार के फेंक दे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो पढ़कर, लिखकर, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देखकर फाइंड आउट करने की कोशिश करे कि क्या ये चीज़ सच में ऐसा हो सकता है कि कोई ईश्वर ऐसी चीज़ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से शुरुआत करेगा इस जर्नी की, तो डेफिनेटली एथिस्ट बन जाएगा। तो ये है। बाकी एथिस्ट बने वो उसको खुद की विवेक के ऊपर निर्भर करता है हालांकि। लेकिन मुझे पता है यार, मैंने जिंदगी के बहुत समय मैंने इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकाला है। हमने खुले आसमान के नीचे हम सोते थे बचपन में और देखते तारों को। मेरा बर्थ जो प्लेस है, मेरा हरियाणा का बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो आज से करीबन लगभग 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा समय इस प्रकार से निकाला है। बचपन से ही क्यूरियोसिटी थी, चीज़ों की जानने की, सोचने की, समझने की क्यूरियोसिटी थी, और इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना भी स्टार्ट किया था, इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। और आज मैं अपने को कंटेंट क्रिएटर नहीं बोलता हूँ भाई, मेरे को अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मतलब अंधा रहकर अपनी ज़िंदगी ना काट दे। जैसे कि मेरे को इस बात का बड़ा दुख होता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, हालांकि वो इस बात में उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ होती है, जबकि नहीं होती है। यानी वो अंधेरे में थे, वो धोखे में थे। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे 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 आसपास के लोग इस प्रकार के धोखे में रहें। उनको सच जानने का पूरा अधिकार है, और इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी रही ये बातचीत आपके साथ दीपक जी, और बहुत अच्छा एक मैसेज दिया आपने उन लोगों के लिए जो शुरुआती दौर में है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया हमें। थैंक यू सो मच बॉस। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सभी लोगों से मेरी अपील है कि भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। और शुरुआत है आपकी, और होपफुली टचवुड कि आप बहुत आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच समूह भाई। जी जी, धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी यू। मिलते हैं दोबारा किसी अच्छी बातचीत में। चलिए, जरूर।